नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त 2023 में, उसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हुए थे। और इस सीरीज़ में आज हमारी कौन सी है, तीसरी क्लास है। और इस सीरीज़ को शुरू मतलब कि इस क्लास को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन हमारा क्या है। आज का मोटिवेशन हमारा ये है कि अभी संघर्ष के दिन हैं, अभी लोगों के ताने हैं, इन्हीं बातों से लड़कर हमको अपने दिन बनाने हैं। ठीक है ना। तो ये कौन से आपके दिन चल रहे हैं, संघर्ष के दिन चल रहे हैं। और लोग आपको काफ़ी ताने भी दे रहे होंगे कि इतना टाइम हो गया आपका, कुछ नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, इनको आप अच्छे से सुनिए। और जो ताने आपको लोग दे रहे हैं, उन तानों को सुनकर ही आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप और मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। पहले हमारे स्क्रीन पर आपका क्या आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये आपका कौन सा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ रहा है। ये पूछ रहा है आपका असर्शन क्या है, स्टोमस प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यानी कि जो आमाशय होता है उसमें क्या आपका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उत्पन्न करता है कौन, आमाशय करता है, जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। ठीक है। और उसके बाद रीजन क्या दे रहा है, हाइड डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। यानी कि जो आपके पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या है कि आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा आमाशय है, यानी कि आपका क्या है, आमाशय स्टमच आपका, उसमें क्या होता है, हमारा एक्सेल बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है आपका। वो क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है कि मतलब जो आपका जो भोजन जाता है वो कैसा हो जाए, अम्लीय हो जाए। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू। एंड जो आपका रीज़न है वो क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है आपका ए का। चलिए देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखने से पहले जब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आपके क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। क्या है आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है आपकी। और ये एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है आपकी कहाँ पे गई, ये आपकी नेचर में मिल गई, जा कैसे मिल गई, जाके मिट्टी मिली जाके, किसकी हेल्प से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से। उसने नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका यूज़ कर लिया हमारा किसने, सॉइल ने यूज़ कर लिया। और उसी यूज़ करने के बाद में हमारा क्या हुआ, प्लांट ने मतलब अपने मॉलिक्यूल्स बना लिए। अब जब पेड़ झड़ता है या मतलब वहाँ से इंसान मतलब भोजन लेता है, वापस सही से निकाल देता है, तो उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब होता क्या है कि द प्रोसेस इन विच सॉइल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि द प्रोसेस इन विच सॉइल बैक्टीरिया, मतलब कि जो आपके खेत के जो बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी के जो बैक्टीरियास होते हैं, वो जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वो करते हैं अमोनिया में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए हमारा ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसेस नाइट्रोजन। अब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ पे गैसेस नाइट्रोजन से ही हम क्या लेके आगे लेके जाते हैं अमोनिया की तरफ। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, बिल्कुल गलत बात है। ये हमारी बिल्कुल गलत बात है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद हमारा बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। यानी कि मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रोजन में रूपांतरण। देखिए अमोनिया का कन्वर्जन नहीं होता है, किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का कन्वर्जन होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है
रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू सॉइल, यानी कि मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिव्यक्त करना, यानी कि वापस छोड़ना। अब जैसे होता क्या है कि किसी मतलब जो आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि जो मतलब गले सड़ जाता है, वहाँ से जो नाइट्रोजन होती है कहाँ पे जाती है, वो जाती है आपके सीधे वायुमंडल में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये कहाँ जा रही है, वापस सॉइल में, यानी कि मृदा में, मिट्टी में। तो ये क्या, ये आपका गलत है। कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी आपके सीधे एटमॉस्फेयर में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा बोल रहा है, डी बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोगात्मक या प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो उन कंपाउंड में तोड़ना है, मतलब कंपाउंड में बनाना जो आपके ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मतलब जो आपके जीवित प्राणी हैं वो उसका इस्तेमाल कर पाए। बिल्कुल सही बात है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा। 3 बोल रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित में से किस अवस्थिति यानी कि उपस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम या कम से कम स्थिति ऊर्जा होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक स्प्रिंग बनी हुई है। मान लीजिए आपकी यह एक स्प्रिंग है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यानी कि दबाएंगे या उसे मतलब क्या करेंगे, खींचेंगे। तो इससे क्या होगा, उसमें क्या होगी, ऊर्जा आएगी। लेकिन जो नेचुरल होगी, मतलब जैसे मतलब इस साइज की, मतलब अगर स्प्रिंग बनी हुई है इसी साइज में रहेगी तो क्या होगा, उसमें बहुत ही मतलब ना के बराबर क्या होगा, उसमें स्थितिक ऊर्जा होगी। सही बात है ना। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है द स्प्रिंग नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है, यानी कि ना तो हमने क्या किया, कंप्रेस किया मतलब दबाया है, और ना ही खींचा, यानी कि पुल किया हुआ है। और वही स्प्रिंग कहाँ पड़ी हुई है, जमीन पर पड़ी हुई है। ओके, अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 3 बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द मिनिमम एंड लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि हमने क्या किया है, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित यानी कि दबाया गया है और अब कहाँ पड़ा हुआ, जमीन पर पड़ा हुआ है। अब ये स्प्रिंग है, हमने क्या किया, थोड़ा सा दबा दिया। इसको दबाने के बाद क्या होगा, उसमें ऊर्जा आ जाएगी। सही बात है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, सबसे कम, यानी कि ना के बराबर, यानी कि ना के बराबर क्या होनी चाहिए, उसमें ऊर्जा होनी चाहिए। अब उसके बाद में हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू मिनिमम एंड प्लेस्ड एट द हाइट, यानी कि स्प्रिंग को न्यूनतम दबाया गया है और वह कहाँ पर, ऊंचाई पर रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि कम से कम उसे दबा रहे हैं और कहाँ पर रख रहे हैं, हम इसे रख रहे हैं एक ऊंचाई पर। ओके, उसके बाद हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमारा ऑप्शन बोल रहा है द स्प्रिंग पुल्ड आउट, मतलब हमने स्प्रिंग को खींच लिया, कितना, मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं, और कहाँ पे रखा हुआ है, हाइट पे रखा हुआ है। तो ये तो आपके क्या होगा, सारे गलत हो गए। कौन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, ए आपका सही है। ठीक है ना। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें क्या लिखा था, इसमें ये लिखा हुआ था कि द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड और नॉर पुल्ड, यानी कि ना तो हमने क्या किया, दबाया हुआ है और ना ही खींचा हुआ है, और कहाँ पे रखा हुआ है, जमीन पर रखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें असमतापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं। वह जीव जो अपना मतलब
तापमान मतलब बॉडी का टेम्परेचर चेंज मतलब कि बाहर के तापमान के क्या होता है। अब मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये मान लीजिए कोई एक जीव है और जीव के अंदर का तापमान कितना है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर उसके अंदर बॉडी का। और वहीं पर जो बाहर का जो तापमान है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब बाहर के तापमान की वजह से अगर उस व्यक्ति के अंदर का जो तापमान है वो भी क्या हो जाए, आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। और वहीं पर एक होता है आपका क्या, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि मतलब बाहर का तापमान कैसा भी हो उनके अंदर का तापमान सेम रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि आपके क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, यानी कि जो आपके इंसान होते हैं ना, कौन होते हैं आपके, ह्यूमंस। उनका वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। अब देखते हो ऑप्शंस में कौन सा पूछा गया कि इनमें से कौन सा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो कैसे, सबसे पहले लिखा वहाँ पर लिजार्ड यानी कि जो छिपकली होती है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, छिपकली मतलब आपको हमेशा दिखाई पड़ती है। क्या होता है, दिखाई पड़ती है ना। तो वो कैसी होती है, आपकी वार्म ब्लडेड एनिमल होती है। जैसे पैरट हुआ आपका, ये भी मतलब होता है। जो आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका कौन सा, स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच, यानी कि सर्प, मेंढक और कॉकरोच। आपने देखा होगा कि मतलब सर्प, मेंढक और जो कॉकरोच होते हैं कुछ ही सीजन में आपको दिखाई पड़ते हैं। कब दिखाई पड़ते हैं, जब टेम्परेचर कैसा हो बाहर का, नॉर्मल हो। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब भी दिखाई नहीं पड़ेंगे वो, और ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तब भी वो दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, इसका किया जाता है आपका, किसका, बी वाले का। किसका, बी वाले का, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और उसमें क्या दिया हुआ, या वाटसन पर सेकंड, मतलब कि सेकंड आपका। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन, मतलब कि आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है कि ये बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, मतलब अपना पैराग्राफ पढ़िए। चूज द ऑप्शन विच विद द सेट ऑफ वर्ड्स विच वुड फिल द ब्लैंक करेक्टली, मतलब कौन सा इनमें से सही होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बोला गया कि आपको ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के समय, द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर, मतलब पिता से मतलब स्पर्म आया है और माता से क्या आया हुआ है, आपकी मम्मी से आया हुआ आपका एग आया हुआ है। फ्यूज टू फॉर्म डब्ल्यू बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब मेल से क्या आया हुआ है, स्पर्म आया हुआ है, और फीमेल से क्या आया हुआ है, फीमेल से आया आपका एग। और ये आपके आपस में क्या किए, फ्यूज किए। तो उसे क्या बोलेंगे, उसको मैं क्या रख दिया, डब्ल्यू रख दिया। ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा हमारा द सेल्स बिगिन टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू। दिस डेवलपिंग, क्या बोला हुआ यहाँ पे, ये बोल रहा है कि दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टेज ऑफ एक्स, यानी कि ये आपका क्या हो गया, आगे जाके इसकी मतलब क्या उन्होंने बोल दिया, उसके बाद जो प्रोसेस होगी, मतलब जो डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा, उससे क्या बोलते हैं, इसने बोल दिया उसको एक्स। अब आगे पढ़ते हैं, आगे सवाल क्या बोल रहा है हमारा, आगे बोल रहा है एक्स बोलते हैं उसको। ठीक है ना। ऑल बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाई इज कॉल्ड जेड, मतलब जो बच्चे हुए थे, मतलब जो उससे क्या बोलेंगे, जेड बोल देंगे। जेड विच डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू एक्स गेट एम्बेडेड इन द बॉल्स ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। अब सीधी सी बात है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि मतलब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ किए तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। यानी कि अगर कोई भी दो गैमेट, क्या अगर आपके गैमेट फ्यूज़ करते हैं
क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, तो हमारा क्या बनता है, तो बनता है हमारा जाइगोट, ठीक है ना। और जाइगोट जब आप मतलब कि आगे जाके उसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है हमारा, तो बनता है हमारा एम्ब्रियो। उसके बाद में इसमें पूछा गया है तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा डब्ल्यू था वो हो गया हमारा जाइगोट, और जो एक्स था वो क्या हमारा हो गया, एम्ब्रियो हो गया। अब देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि बी में लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरा पढ़ लेते हैं आगे, पता आपके एग्जाम में और मतलब आगे इसको छा जाए। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि जो हमारा वाई और जेड है वो क्या है कि यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, वाई कहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था जेड विच डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ एक्स गेट एम्बेडेड इन द बॉल्स। यानी कि जो ये डिवाइड हुआ है एम्ब्रियो वो कहाँ पे जाके मतलब, जैसे मतलब आपने देखा होगा मतलब फीमेल आपका यूटेरस होता है वो कैसा होता है, आप इस प्रकार से होता है। जो आपका जो एम्ब्रियो होगा क्या होगा आपका एम्ब्रियो, वो कहाँ से कहाँ पे जाके मतलब कि कहाँ पे जाके मतलब अपना जरा जा रही जाके वो डालता है कहाँ पे, यूटेरस में जाके। कहाँ पर, यूटेरस में। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं यूटेरस। अब यूटेरस में डालने के बाद में तो क्या बनेगा, नया क्या बनता है, नया बनता है आपका फीटस बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। अगर आपको इसको हिंदी में पढ़ना है तो आपका हम मतलब नेक्स्ट स्लाइड में लेके आएंगे, क्योंकि मतलब वो स्लाइड जो है वो कैसे हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम कहाँ पे लेके आए हुए, अगली स्लाइड पे लेके आए हुए थे। इसका आंसर क्या आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। इससे मतलब वही बोल रहा था कि जो आपका एक्स कहते हैं जो कि बाई डब्ल्यू बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं, इसकी दीवार में रूपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो वह कहलाता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि मतलब अगले नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें वो सवाल आ जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। मतलब कि कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है, मतलब इनमें से क्या बोला, कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा जो रिएक्शंस होती है, जो अभिक्रियाएँ होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो करती हैं आपके जो आपका क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। यानी जैसे आप देखा होगा लिथियम है सबसे ऊपर होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर बेरियम होता है और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के नीचे होता है कौन आपका, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक मतलब कि कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा कौन मार के चला जाता है, मजबूत, यानी कि जो मतलब कैसा ताकतवर व्यक्ति है। वैसे क्या होता है, मान लीजिए अगर कहीं पे मतलब लेड लिखा हुआ है तो उसको रिप्लेस कौन कर देगा, टिन कर देगा, लेकिन लेड को रिप्लेस कॉपर नहीं कर पाएगा। क्या नहीं, कौन नहीं कर पाएगा, कॉपर नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारा पहला ऑप्शन है लेड सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई है, ये करवाई गई आपके मतलब कि आयरन के साथ में। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका क्या है, आपका पीबी की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई जाएगी, वो करवाई गई आपकी एफ के साथ में। देखिए जो हमारा एफ है लेड मतलब कि आयरन, वो कहाँ पे, वो यहाँ पे है। और लेड कहाँ पे, लेड है आपका यहाँ पर, यानी कि लेड की तुलना में जो आयरन है वो कहाँ पे, ऊपर की तरफ है। तो यानी कि जो आयरन होगा वो लेड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो क्या होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा हमारा ऑप्शन दे रहा है कि एल्युमिनियम की रिएक्शन करवाई गई है कॉपर सल्फेट के साथ में। देखिए स्क्रीन पर तो क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एल्युमिनियम कहाँ पे है, ये हमारा एल्युमिनियम है यहाँ पे। कहाँ पे हमारा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दिखाई नहीं पड़ रहा हमको, कोई बात नहीं। क्या दिख रहा है हमको, कॉपर दिख रहा है। अब हो और एल्युमिनियम कहाँ पे, एल्युमिनियम हमारा है यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे होंगे कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम कहाँ पे, काफ़ी ऊपर है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो भी आपकी हो जाएगी। वहीं जो आपका जिंक और कैल्शियम रखा हुआ है, अब देखिए जो आपका जिंक है, जिंक कहाँ पे,
जिंक आपका है यहाँ पर, और जो आपका क्या है कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ पर, यहाँ पर है। तो यानी कि जिंक की तुलना में कैल्शियम कहाँ पे ऊपर है। तो कैल्शियम मतलब जिंक क्या है, जिंक कमज़ोर व्यक्ति है, तो कमज़ोर व्यक्ति थोड़ा ना मार के भाग जाएगा ना मजबूत व्यक्ति को। तो क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और हमसे ये पूछा गया ना कि नॉट फिजिबल, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा, मतलब कि कौन से कंपाउंड रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं हमारा किस पे, मैग्नीशियम और जिंक के पे देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा क्या है मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम कहाँ पे दिया हुआ, हमारा मैग्नीशियम दिया हुआ यहाँ पर, कहाँ गया मैग्नीशियम, और जिंक कहाँ पे, जिंक यहाँ पे। तो देख लीजिए, तो आपकी मैग्नीशियम की रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ में हो जाएगी, और किसकी नहीं होगी, जिंक की कैल्शियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। अगला सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन, मतलब निम्नलिखित में से कौन से आरेख सीधी रेखाओं में हैं। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था में पिंड की दूरी समय आलेख पर। यानी कि यहाँ पे बोला कि कौन सा, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इसका जो ए वाला है वो तो सही बात है कि मतलब अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मतलब कि मतलब कौन सा वाला आपका विराम अवस्था में पिंड की जो दूरी है और मतलब जो समय है उसके हिसाब से क्या है वो तो आपका सही हो जाएगा। भैया हमारा ऑप्शन बस बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का वेग समय आलेख पर। तो ये भी आपका क्या है, सही बात है कि ऐसा करने पर क्या आपका आएगा, ये आपका आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वहीं पर हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तीसरे नंबर पर सी ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड की दूरी समय आरेख। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, मतलब धीरे धीरे मतलब उसकी जो गति है वो बढ़ रही है, तो समय के साथ जो डिस्टेंस होगी बढ़ती जाएगी। लेकिन उससे कैसे आएगा, वो आपका आएगा मान लीजिए इस प्रकार से, कैसा आएगा आपका, इस प्रकार से आएगा। लेकिन हमको कैसा चाहिए, हमको चाहिए सीधा ग्राफ, ऐसा चाहिए, ऐसा तो हमारा नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, मतलब कि कोई मतलब कि आपका विराम अवस्था में पिंड का वेग समय, मतलब कि वेग और समय के साथ मतलब कि आपको रिलेशन बताना है। और जो आपकी मतलब जो आपकी जो आपका मतलब क्या है बॉडी है वो कैसी है, आपकी रेस्ट पर है, मतलब किस पे, विराम अवस्था में है। तो क्या है ये आपके इसमें आएगा, ये आपका आएगा स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए, बी और डी आपके क्या हैं, सही हैं, और सी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो क्या आपका गलत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड ए बी सी डी, मतलब 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं किसके डेंसिटी के, लिक्विड ए बी सी दिया हुआ है, मतलब कि ए बी सी डी दिए हुए हैं, इसकी डेंसिटी इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी। हमको बताना है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा सही ऑप्शन आपका होगा। क्या होता है, जैसे आपको हमने जब बता आपकी लास्ट क्लास ली थी उसमें समझाया गया था कि मान लीजिए आपका एक ये बीकर है, अब इसमें हमने क्या किया, एक बॉल डाली हमने। अब क्या होता है, क्या है कि मतलब अगर मान लीजिए इसका क्या है 50 kg वजन है इसका, ठीक है ना। अब इसमें डाली हुई है, तो क्या अगर वो मतलब 50 kg का मतलब बल कहाँ पे लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, और नीचे का बल ऊपर लगेगा। तो अगर इन दोनों का जो मतलब जो बल है, मतलब जो उसकी मतलब डेंसिटी होगी, और जो मतलब जो इसका पानी डिस्प्लेस करेगा मतलब हटाएगा, अगर वो सेम है तो क्या होगा, वो जो आपकी जो मतलब बॉल होगी वो क्या होगी, तैरेगी। क्या होगा, तैरेगी, ठीक है ना, तैरना उसे बोलेंगे। और अगर मतलब वो उसका मतलब कि उसका वजन ज़्यादा हो गया और वो क्या होगी, उतना मतलब पानी को नहीं डिस्प्लेस कर पा रही है, तो क्या होगी, वो डूब जाएगी आपकी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे यही पूछा गया आपके, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। हमारा पहला ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। यानी कि एक वस्तु जो द्रव सी में तैरती है वह द्रव ए में तैर भी सकती है और नहीं भी तैर सकती है। यानी कि जो सी में तैर रही है वो किस में, ई में तैर भी सकती है और नहीं भी तैर सकती है। अब जैसे आपने देखा होगा जो सी की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 924 है। वहीं पर ए में क्या डेंसिटी उसकी 785 है। तो वह यही बोल रहा है कि मतलब ए में क्या है, तैर भी सकती है और नहीं भी तैर सकती है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारा अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगला ऑप्शन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड ए मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी। यानी कि एक वस्तु जो द्रव ए में तैरती है वह द्रव बी में तैर भी सकती है और नहीं भी तैर सकती है। अब जैसे आपको दिख रहा होगा ए की इतनी है और बी की उससे ज़्यादा है, तो वो बी में नहीं तैरेगी। इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया तैर भी सकती है और नहीं भी तैर सकती है। अगर यहाँ पर दिया होता नहीं भी तैर सकती है, मतलब नहीं तैर सकती है और तैर भी सकती है, ये ऑप्शन ना होता है तो वहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं तो ये क्या आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा गलत। अब वहीं पर जो हमारा ऑप्शन है कौन सा, सी वाला, वो क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट गेट फ्लोट इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड ए। यानी कि जो लिक्विड बी में तैर रहा है वो कन्फर्म है कि लिक्विड ए में तैरेगा। एक वस्तु जो द्रव बी में तैरती है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगी। ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्या पता उसका मतलब साइज छोटा हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट डेट फ्लोट इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड आपका बी। यानी कि एक वस्तु जो द्रव सी में तैरती है वह निश्चित रूप से द्रव बी में तैरेगी। सी का आपका क्या डेंसिटी ज़्यादा है, बी की कम है, तो जाहिर सी बात है उसमें तो बिल्कुल नहीं तैरेगी वो, ठीक है ना। तो क्या बच्चा हमारा, हमारा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए, ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, अगला सवाल बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको मतलब सही ऑप्शन बताना है। ये क्या आपका, ये आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। असर्शन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जो विद्युत धारा है वो कैसे, एक सदिश राशि है, ओके। और रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन। यानी कि विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के पास में जो आपका करंट होता है उसमें मतलब क्या होती है, उसमें आपकी विद्युत धारा में वह राशि मतलब जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये तो उसकी बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि कैसी है, सदिश राशि है। ये तो बिल्कुल गलत है। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कैसा होता है, वो आपका होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है उसका, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि मतलब जो आपका जो एडिशन लॉ होता है किसका, वेक्टर का, मतलब वेक्टर जो एडिशन लॉ होता है कौन सा वाला, कि मतलब मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जबकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, मतलब इनमें से कौन सा जो सेल ऑर्गेनल्स है कंटेन देयर ऑन डीएनए। यानी कि जिसके पास खुद का स्वयं का क्या है, डीएनए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, हमारा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो यानी कि जो आपका प्लास्टिड है, मतलब प्लास्टिक के मतलब कि एक सब टाइटल, मतलब कि सब डिवाइड होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में। अब आप मतलब कि लवक
सूत्रकण का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं, क्या होती हैं रिक्तियाँ, इसमें क्या होता है, इसमें आपका इसके खुद का डीएनए नहीं होता है, ठीक है ना। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती है आपके प्लांट सेल में, यानी कि जो आपकी पादप कोशिकाएं होती हैं सिर्फ और सिर्फ ये वहीं पे मिलेंगे आपको देखने को। एनिमल सेल में ये देखने को आपको नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी आपके क्या है, सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट, मतलब जो जीवित कोशिकाएं उनके हिसाब से कौन सा इनमें से सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सी विद ए नेकेड आइज, यानी कि सभी सूक्ष्म जीव जो मतलब सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो मतलब जो माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको मतलब हम नेकेड आइज से ही सिर्फ देख पाएँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, जो आपके विदाउट नेकेड आइज से देख सकते हैं हम, ठीक है ना। अगला हमारा क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि ऑल हैव सेल वॉल, मतलब कि सभी की कोशिकाएं भित्ति होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो आपके प्लांट सेल होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती है ना। तो ये क्या आपका, ये भी आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है। अब आप देखिए जो आपके मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, मतलब कि जो आपके पुराने टाइप के जो सेल होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक के पास में होती है ना। मतलब देखिए दो प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये देखिए पहले, जैसे कि आपका ये मतलब आपका एक एनिमल सेल है। कौन सी सेल है आपकी, एनिमल सेल है। अब यहाँ पर एक होता है कि मतलब सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उसकी मतलब जो बाहर की जो सतह होती है उसे क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। और कौन सी है आपकी, सेल की मेम्ब्रेन है। और दूसरी होती है आपकी किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बच्चे इस बात को कन्फ्यूज कर जाते हैं कि मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है और आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने समझा दिया आपको अच्छे से। तो हर किसी के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। देखिए जब वो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन्हीं के पास होती है जिनके पास जो उसका जो डीएनए होता है किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। जबकि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका जो डीएनए होता है ऐसा ही जो मतलब इस प्रकार से जरा मतलब पड़ा हुआ होता है। और जो मतलब जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो उनका डीएनए होता है वो इस प्रकार से क्रोमोसोम में लिपटा हुआ होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सभी की कोशिकाएं झिल्ली होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जीव हो उसके पास क्या होगी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हमेशा पाई जाएगी, यानी कि इसका क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। ये मतलब मैचिंग है। आपके बताना है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोज, यानी कि कौन मतलब कितनी जल्दी टाइप मतलब पूरी तरीके से मतलब डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, प्लास्टिक बोतल दी हुई है, सिल्क का स्कार्फ दिया हुआ है, कॉटन की शर्ट दी हुई है, बनाना पील यानी कि मतलब जो बनाना के जो मतलब छिलके होते हैं वो दिए हुए हैं केला के, और पेपर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका टाइम दिया हुआ है कि मतलब कौन सी चीज़ कितने टाइम पर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको पता हो, मतलब ये तो आपको सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि मतलब जो आपकी प्लास्टिक बोतल होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। किसमें, कि जो मतलब आपकी प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो अनेकों वर्षों में क्या होती है, डिकम्पोज होती है, मतलब होती ही नहीं है एक प्रकार से देखा जाए तो आपका। तो हमारा ए का क्या होगा, ए का होगा हमारा 5। तो ए का 5 कहाँ पे, यहाँ पर मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी में है, मतलब कि बी और डी में है। और ये का आपके मतलब ये वाला और ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये होता है आपका स्मार्ट तरीका, ठीक है ना। हम देखते हैं किसका, रेशम का रूमाल। अब रेशम का रूमाल क्या है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो हम क्या करेंगे,
अगर हम देख लेते हैं किसका, मतलब केले का छिलका, जैसा कि आपको पता होगा मतलब जो केले का छिलका होता है वो काफ़ी जल्दी क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये कितना सबसे कम टाइम लेगा, कौन आपका केले का छिलका लेगा। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का आपका हो जाएगा सेकंड। और डी का सेकंड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ feather of mass 15 gram is dropped from a height. It is found to fall with a constant velocity. What is the net force acting on it? यानी कि एक ऊंचाई से मान लीजिए 15 ग्राम का एक पंख छोड़ा गया, मतलब ये आपका एक पंख मान लीजिए, कहाँ छोड़ा गया, ये कितने का था, ये हमारा था 15 ग्राम का, ठीक है। कहाँ छोड़ा गया, एक ऊंचाई से छोड़ा गया, ओके। यह पाया जाता है कि वह असमान वेग से गिर रहा है, मतलब कभी लुढ़क लुढ़क के मतलब गिर रहा है ऊपर से। उस पर काम करने वाला निबल बल कितना होगा। अब जैसे कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो फार्मूला होता है किसका, फोर्स का। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या, इसका मास है हमारा 15 kg, और आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ है। जब आपका क्या है, वेग आपका एक समान है, तो आपकी जो मतलब एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये जीरो हो गया तो बेसिक मैथ है, किसी भी चीज़ को मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि एन आयन x3, मतलब कि एक आयन है उस वो क्या है, x की पावर 3+, ओके। क्या बोल रहा है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट x, मतलब x से लिया गया, जिसका एटॉमिक मास क्या 27 और एटॉमिक नंबर क्या है आपका 13, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना 27 और परमाणु क्रमांक कितना 13 है, ओके। तो हमको बताना है कि प्रोटॉन, क्या बताना है, हमको बताना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के क्या है, के नंबर क्या होंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मतलब जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक का आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और एक क्या होती है आपकी, ये मतलब बाहर की सतह होती हैं, कैसी, इस प्रकार की, मतलब जो बाहर की सतह होती है वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। और अंदर क्या आपका होता है, अंदर आपके प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जितने आपके प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन बराबर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रोटॉन के ऊपर क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम टाइम मतलब हम ये एजम्पशन लगा के चलते हैं कि मतलब वो क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमसे पूछा गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर पूछा गया है। देखिए जो आपका एटॉमिक नंबर होगा, मतलब परमाणु क्रमांक होगा, उतने ही क्या होंगे आपके, उतने ही आपके प्रोटॉन होंगे, उतने ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए प्रोटॉन कितने हो गए आपके, प्रोटॉन हो गए जितने आपका परमाणु क्रमांक है, कितना आपका 13 है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं, मतलब जितने आपके प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। लेकिन सीन क्या है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, 3+ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3+ दिया हुआ है। मतलब प्लस का मतलब क्या हुआ, अगर किसी के ऊपर मतलब प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब किसी भी एलिमेंट के मतलब किसी के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, मतलब निकल गए हैं। तो कितने निकल गए, 3 निकल गए। तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे 3 का माइनस, तो कितने बचे, 10 बचे, ठीक है। क्योंकि सीन क्या होता है कि क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है आपस में मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, तो जो हमारा मतलब परमाणु द्रव्यमान होता है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। क्योंकि प्रोटॉन हमारा कितना है, 13 है, प्रोटॉन कितना हमारा 13 दिया हुआ है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है 27 है, 27 माइनस 13 कर दो, कितना बच्चा, ये बच्चा आपका 4 3 7 और 1, कितना बच्चा आपका 14 बच्चा।
तो जो आपका न्यूट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 14, ठीक है ना। प्रोटॉन आपके 13, इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 और न्यूट्रॉन आपके कितने 14। तो कहाँ देखने को मिलना है हमको, ये देखने को मिलना है हमको नंबर ए में, मतलब 14 क्या हैं आपके न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन कितने आपके 13 हैं और आपके 10 क्या हैं, 10 आपके न्यूट्रॉन्स हैं। माफ कीजिएगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटॉन लिखा हुआ है। प्रोटॉन कितने आपके 13 हैं, प्रोटॉन कितने 13, 13 कहाँ पे, यहाँ पे है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे 10 हैं, 10 यहाँ पे दिया हुआ है और न्यूट्रॉन्स कितने हमारे 14 हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका ए वाला था, मतलब आगे पीछे मतलब होता क्या है कि जब आप मतलब काफ़ी एग्जाम मतलब एग्जाम टाइम में क्या होता है, आपका एग्जाम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से मतलब जो ऑप्शंस होते हैं मतलब इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि मतलब बच्चा क्या करे, कन्फ्यूज कर जाए और मतलब जल्दबाजी में क्या करे। जैसे हमने अभी क्या किया था, हमने जल्दबाजी में आपका ऑप्शन नंबर ए मार दिया था करेक्ट, मतलब हमने सॉल्व तो पूरा सही से किया था, लेकिन जल्दबाजी में क्या मार दिया हमने, ऑप्शन नंबर ए मार दिया, जबकि सही क्या था आपको ऑप्शन नंबर डी सही था। मतलब बच्चे ने सॉल्व पूरा किया लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि ऑप्शन क्या थे काफ़ी आसपास थे, ठीक है ना। आगे से क्या करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे कि मतलब क्या क्या कौन कौन से सीक्वेंस से पूछा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों या फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। आपको पता है ना कि बाइसेक्सुअल मतलब जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब उनमें जो मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में हो, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर आपने NCERT मतलब NCERT को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, मतलब वहाँ पे ना मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब एग्जाम्पल दिए हुए, ये जो क्वेश्चन आए हुए ना प्रॉपर मतलब NCERT से ही उठाएगा उन्होंने। उसमें मतलब साफ साफ लिखा हुआ है जो आपका कुकम्बर होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ये देखिए कुकम्बर यहाँ पे लिखा हुआ, कुकम्बर यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या आपके गलत हो गए। और जो आपकी मक्का होती है, क्या होती है आपकी जो मक्का होती है वो आपके क्या होते हैं, मक्का और मतलब जो आपका खीरा होता है वो क्या होता है, ये आपके होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बचा क्या आपका, ये बचा आपका मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया, यानी कि सरसों, गुलाब और पिटूनिया आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी के आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इनमें से गलत कौन सा है। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है कि क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल, मतलब जो आपके दुमदी मृदा होती की अपेक्षा में चिकनी मृदा अधिक सुवासित होती है। यानी कि जो आपकी क्ले सॉइल होती है उसमें क्या होता है, मतलब कि हवा जाने की मतलब जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मतलब कैसी होती है, हवादार होती है, मतलब उसमें अच्छी प्रकार से मतलब फसल ग्रो कर जाएगी एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल। बिल्कुल सही बात है। मतलब हम नेक्स्ट मतलब आगे की जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं, मतलब क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है हमारा क्ले सॉइल इज़ मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल, यानी कि जो दुमदी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वरक होती। ये तो बिल्कुल गलत बात है, अगर इसका उल्टा कर दिया जाता है आपका तो शायद मतलब सही हो जाता। अगला क्या बोल रहा है, अगला हमारा बोल रहा है कि जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल की कैसे होती है, बेटर देन लोमी सॉइल। ये तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया इसने, क्या बोल दिया, दुमदी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता क्या है, बेहतर है। जबकि जो आपकी मतलब कौन सी होती है, चिकनी मृदा क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी, दुमदी मृदा की तुलना में। हाँ लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि जो पार्टिकल साइज होता है किसका, क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन लोमी सॉइल, जबकि लोमी सॉइल का जो मतलब साइज होता है क्या होता है, बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, क्ले सॉइल की। ये भी आपका कहाँ से आया हुआ है, ये भी आपका किसका NCERT का बाकायदा क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब आप अगर
एनसीईआरटी पढ़ेंगे जाके तो आपको साफ सुथरा ही पड़ेगा। वहाँ पे मतलब टेबल दी हुई है जिसमें बाकायदा लिखा हुआ कि मतलब क्ले सॉइल और लोमी सॉइल के बारे में। अब लेकिन क्या बात, मतलब बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा कि मतलब एनसीईआरटी पढ़े जाके हम, उसे तो क्या चाहिए मतलब यूट्यूब पे आके क्लासेस ले ले। लेकिन आपको पता है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ 23% बच्चा ही क्या हो रहा है, पास हो रहा है पे एग्ज़ाम में। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब आप 21% मतलब 23% में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। नहीं आ रहे हो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे विच रह गया आपका, पता नहीं कहाँ चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स, यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस के निष्कर्षक पृष्ठ पर विद्वान है होते हैं। ये भी आपका कहाँ से आया हुआ, ये भी आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उसने मतलब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं जाके। तो कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका क्या, मतलब यहाँ पे दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, कांच का चूर्ण और लाल फॉस्फोरस, यानी कि ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस क्या आपका सही आंसर है। ठीक है ना। ये जो आपका मतलब जो ये माचिस का ये रहता है ना, मतलब ये वाला जो लाला हमने किया है, इस पर क्या लगा होता है, इस पर लगा होता है कांच का चूर्ण और लाल फॉस्फोरस। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि ए और बी सीक्रेट देयर हार्मोन्स, मतलब ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से क्या मिले, आदेश मिले, यानी कि व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द ग्लैंड सी। अब बताइए ए बी और सी क्या है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि आपका क्या होता है, आपके मतलब ब्रेन में क्या होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो किसको कंट्रोल करती है, वो मतलब आपकी जो बॉडी की जो ग्लैंड्स होती हैं वो उस पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं हम इसी बात पे कि जो आपकी जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड, वो कौन सी होती है। आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। हम चेक करेंगे कि मतलब आपको इतनी नॉलेज है कि नहीं है। अब सीन क्या होता है कि मतलब आपकी, अब यहाँ पर एक चीज़, मतलब जो बच्चे, मतलब यहाँ पर अब क्या होगा, जो स्मार्ट बच्चा होगा और जो मतलब नॉर्मल बच्चा होगा और उसमें अंतर पता चल जाएगा। कैसे, जैसे आपको पता है कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वही कंट्रोल करती है, क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है आपका कंट्रोल। अब यहाँ पर जो आपका सी वाला है, सी आपका होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड होना चाहिए, यानी कि कौन सा होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि होना चाहिए। जबकि ऑप्शन नंबर सी जहाँ पर है, मतलब जहाँ पर सी होना चाहिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाकी के ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, थायराइड, थायराइड और थायराइड। अगर बच्चा होशियार है तो एकदम ये ऑप्शन कट करके कहाँ पर लगा देगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया कि मतलब जो आपका पीयूष ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि को और एड्रीनल ग्रंथि को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कोई दिक्कत। बढ़ते नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या पूछ रहा हमसे, ये पूछ रहे द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। ओके, मतलब सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आप देख पाओगे मतलब छोटा सा होल है, मतलब छेद है, जहाँ से जो इमेज बन रही है कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट, मतलब इनके हिसाब से कौन सा सही होगा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। अब ऑप्शन क्या दी हूँ मैं, हमारा ऑप्शन में ए बोल रहा है लाइट डिफ्रैक्ट ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग, मतलब कि प्रकाश छोटे से छिद्र में प्रवेश करने पर विपरीत हो जाता है, मतलब कि क्या होता है, फैल जाता है। ओके। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है हमारा कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि मतलब जो प्रकाश होता है क्या कर रहा है, सीधी रेखा में ट्रैवल कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं, आगे ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि
जो आपकी क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित कर लेता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो मतलब ऑप्शंस है ना, लगभग सारे सही हैं। क्या है, सारे सही हैं। लेकिन हमसे एक ऑप्शन मतलब एक चीज़ बोल दिया गया, किसमें, पिन होल कैमरा। क्या बोला गया, ये बोला गया सूची छिद्र कैमरा। अब इसके हिसाब से हमको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा, ये होगा आपका बी वाला, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है आपका। इसीलिए तुमने क्या किया है, मतलब छोटा सा कैमरा लिया, मतलब पिन के समान लिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पिन के समान है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब कि निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। जरा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। मतलब मानव सेल्यूलोस को क्यों नहीं पचा सकता है। ओके। व्हाट इज सेल्यूलोस मेड ऑफ, सेल्यूलोस किससे बना होता है। ओके। अगला हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमस, मतलब कि ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोस, मतलब क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोस को पचा सके। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोस। 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेल्यूलोस को पचा सके थे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था व्हाट इज सेल्यूलोस मेड अप ऑफ। अब ये तो सबको पता होगा कि मतलब जो आपका जो सेल्यूलोस होता है, मतलब वो किससे मिलकर बनता है, वो मतलब कि स्मॉल मोनोमर यूनिट्स होती हैं किसकी, बीटा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट से मतलब मिलकर बनता है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। मतलब कि इसमें क्या है, मतलब क्लोज्ड एंडेड मतलब सवाल से मतलब क्वेश्चंस वो वाले होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक या दो ही उसके आंसर्स हों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म। अब मतलब जो क्या करे, डाइजेस्ट कर रहा हो, क्या सेल्यूलोस को पचा पा रहा हो। अब ये भी क्या एक प्रकार का ये वाला मतलब क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब बचा कौन सा है, हमारा बचा हुआ है वाई कैन ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। और मतलब कि मानव सेल्यूलोस को क्यों नहीं पचा सकते, और क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोस को पचा सके। अब अगर आप सोच पा रहे होंगे तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए और सी है, और इनमें से बच्चे को कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कौन सा सही हो सकता है। लेकिन ए की तुलना में जो सी वाला आपका है वो क्या है, वो आपका ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ए वाले में। अगर मान लीजिए हम मतलब किसी बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब मानव सेल्यूलोस को क्यों नहीं पचा सकते हैं और क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोस को पचा सके, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो मतलब जो आपका ए नंबर जो आएगा, मतलब जो आंसर आएंगे मैक्सिमम बच्चों के क्या होंगे, सेम होंगे। जबकि सी क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो कैसे होंगे, लगभग डिफरेंट होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है ना। तो यही आपसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन कौन मतलब कौन से होंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्या बोल रहा है हमसे, ये पूछा हमसे। अब जैसा कि मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करिकुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों के संबंध में सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, मतलब ए क्या है, ए पूछ रहा है कि आपसे साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग मतलब इंटीग्रेटेड एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। मैथ मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल्स में मतलब एलिमेंट्री क्लासेस में, जबकि साइंस की किताब अलग होती है और मैथ की किताब अलग होती है आपकी। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग इंटीग्रेटेड इन साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। मतलब जो माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी
रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान की क्या होती है, एक किताब होती है। कौन सी? विज्ञान की। सही बात है। और वहीं पर साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग इंटीग्रेटेड इन ईबीएस इन प्राइमरी क्लासेस। मतलब कि जो प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को क्या होता है, एक रुपये ज़्यादा किसमें, ईबीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो क्या होगा आपका, बी और सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा हमसे। ये पूछ रहा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंगेज्ड इन एक्टिविटी इन विच दे आर मेजरिंग अ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर इन अ बीकर। मतलब एक क्या, विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधियों में संलग्न किया जाता है या किया गया है जिसमें वे बीकर में नल के सामान्य जल का क्या कर रहे हैं, तापमान को माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है? क्या नहीं है? संकेतक नहीं है। देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा पहला ऑप्शन है हमारा कौन सा, पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि थर्मोमीटर मतलब तापमापी के न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। अब होता क्या है कि मतलब आपने थर्मोमीटर को डाल दिया किसमें, मतलब बीकर में डाल दिया, तो हम उसमें चेक करेंगे ना कि मतलब इसमें सबसे कम न्यूनतम तापमान कितना है, मतलब कि लीस्ट काउंट कितना है, हाईएस्ट काउंट कितना होगा इसमें, ये सब क्या करते हैं हम चेक करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा हमसे, ये पूछ रहा है, इंश्योर डेट द थर्मोमीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ द बीकर, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि तापमापी बीकर की दीवारों को छुए नहीं। अब जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका बीकर हो गया, बीकर में क्या डाला, थर्मोमीटर डाल दिया हमने। अब इसको हम क्या करते हैं, सीधा रखते हैं। क्यों रखते हैं, अगर मतलब किसी मिल जाए, मतलब कि अगर दीवार से चिपक जाएगा तो उसकी मतलब क्या करें, हीट उसको मतलब मिल जाएगी, उससे वजह से मतलब उसमें फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में मतलब ये तो क्या आपकी सही बात हो गई। अब क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी पूछ रहा हमसे, मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो तापमान है वो किस पे नाप में, 100 डिग्री सेल्सियस पे नाप में। अब देखिए होता क्या है कि आपका मैक्सिमम इतना होता है, इसे आप नाप नहीं सकते हो। अब क्या बोल रहा है कि यूज़ अ स्टैंड, मतलब कि यूज़ अ स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मामीटर, मतलब कि तापमापित को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग करना। अब ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन एक ऑप्शन में जो सी है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, लगा दिया उसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट, मतलब कि कौन सा, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड रीज़न फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इशूज सच एज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इन द स्कूल साइंस करिकुलम। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे कि जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन क्या हमारे पास में, ऑप्शन दिया हुआ है एक, मतलब ये हमारा क्या है, वो नहीं होगा यहाँ पे, वो गलत है, ठीक है ना। साइंस डेवलप आर्गुमेंटेशन स्किल्स, मतलब तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या बोल रहे कि हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ साइंस, मतलब कि विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ के बनाने में सहायक करना। मतलब कि होता क्या है कि ये आपका जो जीएम फूड होता है, मतलब कि आपने देखा होगा, मतलब जो पहले के मतलब जो बेर होते थे कैसे होते थे आपके छोटे बेर आते थे, मतलब इस टाइप के छोटे से। अब क्या है, अब आपके कितने आते हैं, इतने बड़े बेर आते हैं खाने के लिए। तो वो कैसे, मतलब कि कैसे फल हो गए, वो हो गए आपके जेनेटिकली, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड
फूड। ओके, तो ये मतलब यही पूछ रहा है कि मतलब प्रकृति के साथ में क्या बना रहा है विज्ञान, एक संबंध बनाना चाह रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, ये दिया ऑप्शन में, डेवलप द कैपेसिटी टू एंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, यानी कि साक्ष्य धारक तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। बिल्कुल सही बात है कि मतलब आप क्या कर रहे हो कि मतलब कैपेसिटी मतलब बढ़ा रहा है उसकी, मतलब एविडेंस मतलब ये ऐसा हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, हेल्पफुल इन अप्रिसिएटिंग साइंस एज डेफिनेटिव डिसिप्लिन, मतलब कि एक निश्चित विधा विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। देखिए विज्ञान अकेला नहीं है इस दुनिया में, वो मतलब और भी मतलब जो विषय हैं उनके साथ मिलकर मतलब अपना चला आ रहा है बेचारा। अगर हम विज्ञान को अकेले पढ़ेंगे तो क्या होगा, बहुत चीज़ें हमारी रह जाएंगी। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब यही पूछ रहा है आपसे, नहीं पूछ रहा हमसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। ये पूछ रहा है हमसे, मतलब ये आपका एक क्या है, मतलब कि कौन सा आपका पेडागोजी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे इसमें हिंदी में। जिसको इंग्लिश से पढ़ना है वो अपना इंग्लिश से पढ़ ले जाके, और जिसको हिंदी पढ़ना है वो हिंदी पढ़ ले जाके। इसमें बोल रहा है कि कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां करती है। कौन करती है, 3 प्रश्नावली लिया उसने। ओके, उसने क्या किया, 3 पतली से क्या ले ली, ट्यूब ले ली। प्रत्येक को हमने क्या किया, 3/4 मतलब कि 3/4 क्या करिए जल में भर दिया। अब मान लीजिए सपोज कि आपका 3 बीकर है, 1 मिनट, हमारे पास क्या है, ये 1, ये 2, ये 3 बीकर हमारे पास में, एक ए, बी और सी मान लीजिए। अब हमने क्या किया, एक पे हमने क्या मिलाया, मतलब कि प्रश्नावलियाँ हमारे पास में ए बी सी, ठीक है ना। ए प्रश्नावली में क्या डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, घोंगा डाल दिया। इसमें क्या डाला हमने, घोंगा, ठीक है। और प्रश्नावली बी में क्या डाला हमने, जल पादक, यानी कि मतलब कोई भी पौधा डाल दिया हमने। और प्रश्नावली सी में क्या डाला, घोंगा और पादक दोनों डाला इसमें। इसमें क्या डाल दिया हमने, घोंगा और क्या, पादक, मतलब कोई भी पौधा। उसके बाद में क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस प्रश्नावली में CO2 का उच्चतम सांद्रता होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। ये बल दे रही किस पे, पूर्वानुमान लगवाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द एक्टिविटी सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है हमारा, दीज आर इम्पॉर्टेंट वैल्यूज एडिशन टू चिल्ड्रन रिपोर्टोयर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, मतलब ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये पूछा है दीज फॉर्म्स एम ऑन एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट एंड एवेल्यूएशन, मतलब कि एवेल्यूएट करना बच्चों को, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। ये क्या, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, मतलब जो आपका जो एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम जो रहता है वो आपको कभी मतलब बच्चे को क्या करता है, मूल्यांकन नहीं करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम ऑफ दिस रिक्वायर स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन
ऑफ वेरियस काइंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन देयर ऑन। मतलब इनमें से कुछ विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट बोल रहा हमारा क्या बोल रहा है, सम ऑफ दिस एनहांस चिल्ड्रन इंटरेक्शन एंड विद एक्सपर्ट टीचर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। इनमें से कुछ बाह्य विशेषज्ञों से समाज के साथ बच्चों की अंतः क्रिया को बढ़ाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। ये पूछा हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्डिनरी इम्प्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द साइंस करिकुलम। मतलब कि आप साइंस के मतलब कंटेंट वैलिडिटी है, मतलब उसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द कंटेंट इज अपडेटेड। मतलब कि जो विषय वस्तु कैसी है, अघंत है। कैसी है, अघंत है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा द कॉन्सेप्ट आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड। मतलब जो अवधारणा है कैसी है, यथार्थ निरूपित है। और वहीं पर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द कॉन्सेप्ट आर ट्राइबलाइड फॉर सम लर्नर्स। मतलब कैसी है, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। कैसा बनाया गया है, तुच्छ। अब यहाँ पर जो तुच्छ शब्द है वो क्या है आपका, निगेटिव वर्ड है। कैसा आपका, निगेटिव वर्ड है आपका, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ए और बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब सवाल हमारा जो 28 है वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुइटेबल रेशनल फॉर द टीचिंग फॉर टीम टीचिंग। मतलब कि निम्नलिखित में से किसे टीम या दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। मतलब किसको शामिल किया जा सकता है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लार्ज साइज क्लासेस। मतलब कि जो मतलब क्या है आपका, मतलब जो बहुत बड़ी कक्षाएं हैं उनके लिए क्या एक प्रभावी रणनीति है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है हमारा इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। मतलब कि यह क्या है, विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। मतलब अलग अलग जो मतलब वैराइटीज के मतलब जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्या पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। क्या ग्रुप, मतलब जो आप क्या कहते हैं, दल में बदल देना, मतलब बच्चों को अलग मतलब उसमें डाल देना। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है इट मेक्स द टास्क ऑफ असेसमेंट ईजियर। मतलब कि आकलन के कार्य को सरल बनाता है। ये इतना सरल तो बनाता नहीं, मतलब आपकी टीम में मतलब कि आपने डिवाइड कर दिया बच्चों को, उसके बाद में मतलब एक टीम परफॉर्म कर रही है, अब उसमें 5 बच्चे हैं, तो हम मतलब ये बता नहीं सकते कि 5 बच्चों में से किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका बोल रहा है इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। यानी कि विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। बिल्कुल गलत बात है ये। तो आपका कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब 29 में क्या बोल रहा है हमारा, इस पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट सुइटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर इन क्लास 7th स्टूडेंट। मतलब कि निम्नलिखित मतलब में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि होती है। कौन कौन सी होती हैं, देखते हैं हम ऑप्शंस में। हमारा पहला ऑप्शन दे रहा है स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थी
आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेज एट वेरियस पोजीशन इन अ प्लेन मिरर। मतलब कि विद्यार्थी एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। कि मतलब प्लेन मिरर रख दिया आपके सामने, तो आपसे पूछेगा मतलब बताइए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इमेजेस आपकी बनेंगी। दूसरा ऑप्शन बोल रहा हमारा, विद्यार्थी आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेजेस इन देम। यानी कि विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने, उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। किसी को मतलब बच्चे को हमने क्या किया, बोल दिया घर में जो आपके क्या है चम्मच वगैरह हैं, थाली है, उसमें क्या करें अपनी इमेज देखें, मतलब परछाई देखें अपनी जाके। और उसके बाद क्या बोला गया, ये बोल रहा है कि स्टूडेंट आर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम को स्पष्ट करना। ये तो क्या हो गया आपका रचत विद्या टाइप का हो गया, ये तो आपको बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये बोल रहा है स्टूडेंट हैव एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम इन कर्व्ड मिरर। क्या बोले, विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेख कण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। ये भी क्या आपका रजत विद्या वाला है। अब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी जो है लगभग करेक्ट है, लेकिन अब एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मतलब हम जो विद्यार्थी मतलब आपके जो विद्यार्थी होते हैं उनमें क्या होता है कि आप जहाँ तक हो सके मतलब वो चीज़ें आप मतलब एग्जाम्पल्स में दें जो कैसे हो उनके घर पर यूज़ करने वाले हों। अब हमने क्या क्या प्लेन मिरर का हमने एग्जांपल दिया बच्चे को। अब इसमें क्या होगा प्लेन मिरर में कि बच्चे का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की इमेज मतलब वो समझ पाएगा। हम जब बोलते हैं ना कि मतलब स्टील की स्पून मतलब जो आपकी लोहे की जो चम्मच होती है उससे क्या होगा उसको मतलब कि अपना अलग अलग प्रकार का एंगल सेट कर पाएगा। तो इसीलिए जो आपको ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय द स्टेटमेंट ऑफ गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन के परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूलन, जीवन के अनुकूलन और विद्या विशेष यानी कि अनुशासन के अनुकूल है। कौन सी नहीं है देखते। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। मतलब विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थी क्या करती है, सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है। अब बोल रहा है हमारा साइंस स्टूडेंट शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन चाइल्ड एंड हिज एंड हर इन्वायरमेंट। यानी कि विज्ञान जो होता है, विज्ञान शिक्षा जो होती है बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच में क्या करती है, एक कड़ी के रूप में काम करती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जबकि साइंस एजुकेशन होती है शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन स्कूल। मतलब कि विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना। ओके, और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है साइंस क्लासरूम प्रैक्टिस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। मतलब कि विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने के लिए होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।